नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम पाठशाला 2.0 के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 7 दिसंबर का करंट अफेयर। चलिए देखते हैं क्या आज के करंट अफेयर में। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा सुमेरु ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है फिलीपींस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो ये वर्ड याद रखना, सुमेरु ज्वालामुखी। अभी क्या हुआ है हाल में, सुमेरु ज्वालामुखी जो है वो जावा द्वीप पे है। जावा द्वीप पे स्थित है ये। इसमें क्या हुआ है, ये सक्रिय हो गया है। मतलब सुमेरु ज्वालामुखी में अभी विस्फोट शुरू हो गया है। और जो माउंट सुमेरु है, माउंट सुमेरु मतलब जो जिस पर्वत पर ये स्थित है, माउंट सुमेरु बोलते हैं उसे, सेमेरु। ये जो जकार्ता है, जकार्ता क्या है, इंडोनेशिया की कैपिटल, तो उससे लगभग कितना दूर है, उससे सिर्फ 640 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 640 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इंडोनेशिया में। एक तो ये सेमेरु ज्वालामुखी याद रखना है, जावा द्वीप पर है, स्थित है। और क्या है, माउंट सेमेरु एक वो पर्वत है इसी नाम से, जो जकार्ता जो इंडोनेशिया की कैपिटल है उससे मात्र 640 किलोमीटर की दूरी पर है। और क्या याद रखना है कि ये ज्वालामुखी अभी हाल फिलहाल में सक्रिय हो गया। बस इतना है, इतनी गनीमत है कि यहां से कोई किसी के दुर्घटनाग्रस्त या फिर मृत्यु की कोई अभी तक कोई भी खबर नहीं आई है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, कौन सा शहर भारत में आयोजित पहली G20 शेरपा बैठक का मेजबान है? ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है गांधीनगर। तो आपको पता है कि G20 समिट अभी आखिरी कहां हुई है, बाली में। यहां से भारत को अध्यक्षता मिली है। अब भारत को अध्यक्षता मिली है अभी फिलहाल में, 1 दिसंबर से भारत को अध्यक्षता मिली है इसकी, किसकी, G20 की। शेरपा का मतलब होता है कि भारत की तरफ से या फिर किसी अन्य देश की तरफ से जो भी प्रतिनिधि नामित करे जाते हैं उन्हें हम शेरपा कहते हैं। तो भारत की तरफ से जो इस शेरपा के अध्यक्ष हैं वो कौन है, वो अमिताभ कांत, आरबीआई गवर्नर भी हैं, अमिताभ कांत। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और ये आयोजित कहां हो रही है, ये कहां हो रही है, ये आयोजित हो रही है उदयपुर में। तो इसका सही उत्तर क्या है, उदयपुर में आयोजित हो रही है। अगला सवाल देख लेते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राजीव लक्ष्मण करंदीकर, ऑप्शन बी है अमिताभ कांत, ऑप्शन सी है राजीव कुमार, ऑप्शन डी है परमेश्वर। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एक स्वायत्त निकाय है, स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी इसकी जून 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। एक तो ये स्वायत्त निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, ये ध्यान रख लेना। संवैधानिक निकाय नहीं है, वो पूछ लेता है कि संवैधानिक निकाय है, स्वायत्त निकाय है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या है। तो स्वायत्त निकाय है, स्थापना हुई थी जून 2005 में। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं अभी हाल ही में, 3 साल के लिए इसके अध्यक्ष
बनाए गए जिनका नाम है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। 3 साल के लिए अंशकालिक अध्यक्ष बनाए गए। 3 साल के लिए, 3 साल के लिए क्या बनाए गए? अंशकालिक अध्यक्ष। पूर्णकालिक नहीं है, अंशकालिक। अंशकालिक अध्यक्ष बनाए गए। कौन? राजीव लक्ष्मण करंदीकर। अगला सवाल देख लेते हैं। और हां, ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है, ये बना किसकी सिफारिश पे था? तो रंगराजन समिति बनी थी एक, रंगराजन समिति की सिफारिश पे बना था। रंगराजन समिति की सिफारिश पर बना था। रंगराजन समिति की सिफारिश पे ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग बना था। इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में इन्हें बनाया गया, राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। स्वायत्त निकाय है ये। स्थापना जून 2005 में हुई थी। और राजीव लक्ष्मण जो करंदीकर हैं, इन्हें 3 साल के लिए अंशकालिक अध्यक्ष बनाया गया है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की जो स्थापना हुई थी वो रंगराजन समिति की सिफारिश पर हुई थी। अगला सवाल देख लेते हैं। किस देश ने B-21 नाम का अपना नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है यूक्रेन। तो शीत युद्ध में जो विमान यूज हुए थे ना, शीत युद्ध में जो बमवर्षक विमान यूज हुए थे, विमान प्रयोग हुए थे, उन्हें ये रिप्लेस करेगा। क्या करेगा? उन्हें प्रतिस्थापित करेगा। ये B-21 प्रतिस्थापित करेगा, प्रतिस्थापित करेगा ये B-21। अब B-21 जो है, B-21 एक बॉम्बर, वो एयरक्राफ्ट है, स्टील्थ बॉम्बर। स्टील्थ का मतलब क्या जानते हो? स्टील्थ, स्टील्थ का मतलब है, स्टील्थ एक प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि मान लो ये विमान है, ये विमान है, ठीक है, ये विमान है। तो इस विमान पे एक पदार्थ की कोटिंग करी जाती है, ऊपर पदार्थ की लेयर चढ़ाई जाती है, ऐसी संपूर्ण विमान पे लेयर चढ़ाई जाती है। वो लेयर काम क्या करती है? वो लेयर काम ये करती है कि जिस भी दुश्मन देश की रडार को ये रिप्लेस करके, रडार का क्या काम होता है? रडार जो काम करती है, मान लो ये विमान किसी दुश्मन देश में घुस गया। दुश्मन देश में घुसने के बाद रडार क्या करेगी? इसे रेज भेजेगी, सिग्नल भेजेगी, और इससे लौट के अगर रडार के पास पहुंच गया वो सिग्नल, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि कुछ ना कुछ हमारी तरफ को आ रहा है। लेकिन स्टील टेक्नोलॉजी क्या करती है? रडार ने सिग्नल भेजा तो ये टेक्नोलॉजी से यहीं पे एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के बाद वापस नहीं भेजती, तो मतलब इन लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी ये होती है। तो ये स्टील्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जो शीत युद्ध में प्रयोग हुए बॉम्बर एयरक्राफ्ट को प्रतिस्थापित करेगा। और ये अपनी वायुसेना में अमेरिका ने शामिल करे हैं इसे। अमेरिका ने क्या करा है? इसे शामिल करा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? अमेरिका। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत में चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, मतलब सेबी, ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी क्या हुआ? देश भर में लगभग 29 शाखाएं ऐसी हैं, देश भर में लगभग 29 शाखाएं ऐसी हैं जिनसे क्या आप चुनावी बॉन्ड का नकदीकरण कर सकते हैं
और बिक्री कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। मात्र 29 शाखाएं ऐसी हैं। ठीक है, चुनावी बॉन्ड है क्या, ये देख लेते हैं। चुनावी बॉन्ड जो है, चुनावी बॉन्ड क्या कोई व्यक्ति अकेला खरीद सकता है? हां, चुनावी बॉन्ड को एकल व्यक्ति भी खरीद सकता है, एकल व्यक्ति, या फिर समूह के साथ भी खरीद सकता है। मान लो कोई कंपनी है, वो भी खरीद सकता है, समूह के साथ भी खरीद सकता है, मतलब समुदाय के रूप में भी खरीद सकता है। और क्या कर सकता है? कौन खरीद सकता है? भारत का नागरिक होना चाहिए जो चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है, नागरिक होना चाहिए। और या भारत में निगमित हो वो इंसान, मतलब रह रहा हो, और या स्थापित हो गया हो कहीं से आके, मतलब पहले अमेरिका में रह रहा था, अब उसने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली, स्थापित हो गया हो। ये कंडीशन है चुनावी बॉन्ड खरीदने की, तो ये खरीद सकते हैं। और इनकी देखरेख, खरीदारी सिर्फ किससे कर सकते हो? भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका सही उत्तर क्या है? भारतीय स्टेट बैंक। 29 शाखाएं ऐसी अधिकृत करी गई हैं भारत सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की, जिनके द्वारा आप चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण कर सकते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मासिक सहायता 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो ये जो 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करी है, ये 1 दिसंबर 2023 से लागू हो जाएगी। 2023 से लागू होगी। और किस राज्य की सरकार ने करी है? ये तमिलनाडु ने करी है। दिसंबर मैंने गलत लिख दिया, जनवरी, सॉरी, जनवरी से होगी भाई, 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। 1 जनवरी से, 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगी। तमिलनाडु सरकार ने अपने यहाँ 1 जनवरी 2023 से जो भी दिव्यांग व्यक्ति थे, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, उन्हें पहले मासिक सहायता 1000 रुपये दी जाती थी। अब वो 1 जनवरी 2023 से तमिलनाडु सरकार ने ये कर दिया कि उस मासिक सहायता को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया। तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु सरकार। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 दिसंबर, ऑप्शन बी है 3 दिसंबर, ऑप्शन सी है 4 दिसंबर, ऑप्शन डी है 6 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस मनाया क्यों जाता है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखते हैं, वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान का, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था वर्ष 1971 में। इस पर बहुत सारी मूवी बनी है। आप एक मूवी है गाजी अटैक, वो देख लेना। बहुत सारी मूवियाँ इस पर बनी हुई हैं। 1971 जब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान आज का बांग्लादेश, उस समय भारतीय नौसेना ने क्या करा था? एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। इस वर्ड का भी मीनिंग है ट्राइडेंट का, मतलब भारत ने 3 साइड से युद्ध लड़ा था, 3 मोर्चे खोले थे। तो इसलिए इस ऑपरेशन का नाम रखा था हमने ट्राइडेंट। इंडियन एयरफोर्स भी लड़ रही थी,
इंडियन आर्मी भी लड़ रही थी और इंडियन नेवी ने बे ऑफ बंगाल में अपना मोर्चा संभाल रखा था, ताकि ये जो हमारा इंडिया का मैप है, मान लूँ मैं ये इंडिया का मैप ये है, इंडिया का मैप ये है, ये क्या है अपना, ये है अरेबियन सी, अरेबियन सी। ये क्या है हमारा, ये अगर मैं नॉर्थ ईस्ट मान लूँ तो ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। बाकी ऊपर तो आपको पता ही है, यहाँ हमारी आर्मी थी, तो यहाँ से कहीं अटैक ना हो जाए, क्योंकि अमेरिका उस समय पाकिस्तान का साथ दे रहा था और रूस हमारा साथ दे रहा था। तो ये इसी ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य को राज्य द्वारा आयोजित सम्मेलन के दौरान 10.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो अभी क्या है, उड़ीसा सरकार ने मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का आयोजन किया, कॉन्क्लेव का आयोजन करा, मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का आयोजन करा, जिसमें उड़ीसा सरकार को 10.5 लाख करोड़ रुपए के से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं कि हम निवेश करना चाहते हैं उड़ीसा में। तो इसका सही उत्तर क्या है, ओडिशा। अगला सवाल देख लेते हैं, ड्रोन उद्योग में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI योजना के कार्यान्वयन के लिए आवंटित राशि कितनी है? ऑप्शन ए 50 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 120 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 150 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है 200 करोड़ रुपए। ड्रोन उद्योग में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI योजना, PLI योजना क्या है? PLI योजना ये स्वदेशी ड्रोन उद्योग पर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई है, तो इसमें अभी भारत सरकार द्वारा 120 करोड़ रुपए का निवेश कराया गया। तो इसका सही उत्तर क्या है, 120 करोड़ रुपए। अगला सवाल देख लेते हैं, अफ्रीका से लाए गए कूनो चीता में हाल ही में किस प्रजाति का शिकार किया है? ए है काला हिरण, बी है नीलगाय, सी है सांभर हिरण, डी है हिमालय गोरल। तो कूनो चीताओं को MP के मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है, कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। ये सवाल क्यों बना? सवाल ये इसलिए बना क्योंकि इस नेशनल पार्क में, कूनो नेशनल पार्क में सर्वाधिक जनसंख्या चीतल की है, चीतल। तो अभी तक ये कूनो चीता थे, ये क्या करते थे, ये सिर्फ चीतल का ही शिकार कर रहे थे। तो भारत सरकार को ये बड़ी इसकी मतलब चिंता हो गई कि भाई सिर्फ चीतल का अगर ये वो करते हैं शिकार, तो फिर एक तरह से जो चीतलों की आबादी है वो खतरे में आ जाएगी। तो अभी फिलहाल में ये देखा गया कि अभी फिलहाल में इन चीताओं ने एक नीलगाय का भी शिकार करा है, नीलगाय के बच्चे का, नीलगाय के बच्चे का अभी शिकार करा है। तो इससे ये साबित हो गया कि इनके शिकार में अब विविधता देखने को मिल रही है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है, नीलगाय। नीलगाय के बच्चे का शिकार करा है अभी इन्होंने। और ये है कहां, कूनो नेशनल पार्क? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखना। अफ्रीका से लाए गए थे ये चीते। अगला सवाल देख लेते हैं, हाल ही में खबरों में रहा एस्टोनिया क्षेत्र किस देश में स्थित है? उत्तरी अमेरिका, बी है ओशिनिया, सी है एशिया, डी है यूरोप। तो अभी क्या हुआ, ओशिनिया ने अमेरिका से
एक रॉकेट सिस्टम प्रणाली खरीदी है, रॉकेट सिस्टम प्रणाली खरीदी है। ये रॉकेट तो सब खरीदते हैं, ऐसी कौन सी बात है कि इसका सवाल बनाना पड़ेगा। इसका सवाल, एस्टोनिया को जनरली एक बहुत शांत देश माना जाता है, यूरोप का ये देश है, तो इसका सही उत्तर है यूरोप, उत्तर पूर्वी यूरोप का, उत्तर पूर्वी यूरोप का एक देश है एस्टोनिया, बहुत शांत है। तो ये कुछ ना कुछ इंगित कर रहा है। तो सही उत्तर क्या है इसका? यूरोप। अगला सवाल, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली उन्नति हुड्डा किस खेल से जुड़ी हैं? ऑप्शन ए है टेनिस, ऑप्शन बी है स्क्वैश, ऑप्शन सी है बैडमिंटन, ऑप्शन डी है हॉकी। अभी क्या हुआ कि एशिया जूनियर चैंपियनशिप चल रही है, जूनियर चैंपियनशिप, एशिया जूनियर चैंपियनशिप, एशिया जूनियर चैंपियनशिप चल रही है। तो इसमें महिला एकल के फाइनल में, महिला एकल अंडर 17, ध्यान रखना अंडर 17 के फाइनल में पहुंचने वाली ये पहली महिला बनी है, पहली महिला बनी है। तो इसका सही उत्तर क्या है? बैडमिंटन खेलती हैं। एशिया जूनियर चैंपियनशिप महिला एकल अंडर 17 के फाइनल में पहुंचने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है, इसलिए इनका नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में, जिनका नाम है उन्नति हुड्डा। तो सही उत्तर क्या है इसका? ये बैडमिंटन खेलती है, उन्नति हुड्डा का नाम ध्यान रखना। अगला सवाल, इसाक हर्जोग ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पहली बार बहरीन का दौरा किया? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसाक हर्जोग अभी इजराइल के नए राष्ट्रपति बने, इजराइल के नए राष्ट्रपति बने, और ये बहरीन गए, इनकी पहली यात्रा है बहरीन की। तो इससे इजराइल और बहरीन के संबंध सुधरेंगे। अगला सवाल, किस राज्य ने वन डिस्ट्रिक्ट वन सपोर्ट योजना शुरू की है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो अभी क्या है, एक योजना चलती है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसी की तर्ज पर ये लेके आए हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, इसी की तर्ज पर। इस योजना में क्या है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, कि हर जिले से एक प्रोडक्ट को नामित करा जाएगा। और वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट में क्या है कि हर जिले में एक खेल को नामित कराया जाएगा, एक खेल। किसने शुरू करी है? उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री, क्या नाम है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी। तो 75 जिले में 75 जिलों के लिए हर जिले से एक खेल को नामित करा जाएगा। इस योजना का नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, ताकि खेलों में लोगों को, जो हमारे युवा हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जा सके, जो वो खेल खेलते हैं उन्हें एक मंच मिल सके, ताकि वो ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, इन सब में मेडल ला सकें और राज्य का नाम रोशन कर सकें। इसलिए ये योजना शुरू करी है, इसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। अगला सवाल,
पराक्रम दिवस किस राज्य में स्थित लोंगेवाला युद्ध स्मारक में मनाया जाता है? ए है राजस्थान, बी है पंजाब, सी है गुजरात, डी है महाराष्ट्र। आपने एक पिक्चर देखी होगी बॉर्डर। बॉर्डर पिक्चर में सनी देओल साहब ने एक किरदार निभाया था जिसका नाम है मेजर कुलदीप सिंह पुरी। तो ये वही लोंगेवाला है। इस लोंगेवाला पे हमारे 120 जवान पाकिस्तान की पूरी बटालियन के साथ पूरी रात लड़ते रहे जब तक कि एयरफोर्स नहीं आ गई थी सुबह को, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास रात में उड़ने वाले प्लेन नहीं थे एयरफोर्स के पास। तो 120 सैनिक इस लोंगेवाला पे लड़ते रहे। और ये लोंगेवाला कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान में। इनके लिए ये पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और लोंगेवाला युद्ध की 50वीं वर्षगांठ मना रही है। 50वीं वर्षगांठ, इसके उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? राजस्थान। अगला सवाल देख लेते हैं। किस देश ने मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन किया? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है नेपाल। तो भारत का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय इस कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? भारत। अगला सवाल देख लेते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वर्ग धरोहर उत्सव का आयोजन किया है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक मंत्रालय, ऑप्शन बी है पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन सी है एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन डी है विदेश मंत्रालय। तो स्वर्ग धरोहर उत्सव कौन मना रहा है? सांस्कृतिक मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर क्या है? सांस्कृतिक मंत्रालय ने करा है। अगला सवाल। किस मंत्रालय ने डाक विभाग के सहयोग से डाक रूम लेटर राइटिंग कार्निवाल का आयोजन किया है? इसका मकसद क्या है कि जो पत्र लेखन की प्रथा खत्म सी होती जा रही है, तो उसी प्रथा को जिंदा रखने के लिए डाक विभाग ने ये डाक रूम लेटर राइटिंग कार्निवाल का आयोजन किया है। और किस मंत्रालय के साथ किया मिलकर? इसका नाम है सांस्कृतिक मंत्रालय। सही उत्तर इसका भी सांस्कृतिक मंत्रालय। अगला सवाल देख लेते हैं। प्रदूषण से निपटने के लिए किस शहर ने संशोधित ग्रेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP के चरण 3 को लागू किया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है दिल्ली NCR, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो अभी दिवाली के बाद जैसे ही दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, तुरंत ग्रेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP के चरण 3 को लागू कर दिया गया इसमें दिल्ली NCR में। तो इसका सही उत्तर क्या है? दिल्ली NCR। अगला सवाल देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति फ्लेवी वायरस से संक्रमित होता है तो कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है डेंगू, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है चिकनगुनिया, ऑप्शन डी है जापानी इंसेफेलाइटिस। तो अभी क्या ये जो रोग होता है ना, फ्लेवी वायरस, एक मच्छर है। अरे यार, मच्छर का नाम है क्यूलेकस। मच्छर का नाम है क्या है? क्यूलेकस। जब ये मच्छर, मान लो इसने मुझे काट लिया, मुझे काटने के बाद जैसे ही दूसरे व्यक्ति को काटता है तो ये फ्लेवी वायरस उस व्यक्ति में भी फैल जाता है। मतलब क्यूलेकस मच्छर के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काटने के दौरान ये वायरस फैलता है, फ्लेवी वायरस। तो इससे संक्रमित अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसे रोग कौन सा होता है? उसे रोग होता है जापानी इंसेफेलाइटिस। तो ये मच्छर का नाम याद रख लेना, मच्छर का नाम है क्यूलेकस।
क्यूलेक्स मच्छर जैसे ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काटता है तो क्या हो जाता है, वो व्यक्ति फ्लेवी वायरस से संक्रमित हो जाता है और संक्रमित होते ही उसे ये बीमारी हो जाती है जिसका नाम है जापानी इंसेफेलाइटिस। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और हमारी अब 500 लोगों की फैमिली हो गई है, उसकी आप सभी को मेरी तरफ से मुबारकबाद। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।